के ऑडिट में एक एनसी निकली थी हमारी। हम क्या करते थे, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिट का प्लान सेम बनाते थे, और उसका करने का तरीका क्या होता था कि एक प्रोसेस में जब भी हम जाएंगे, एज पर कंट्रोल प्लान, प्रोसेस पैरामीटर भी और प्रोडक्ट पैरामीटर भी हम सारे के सारे चेक करेंगे, सारी लाइनों को, सारे प्रोसेस हमने कवर कर दी थी। बट उसमें एक जो एनसी थी एक्सेप्टेबल, कि सारे प्रोडक्ट कवर नहीं होते उसमें, वो हमारी एनसी थी, हमने एक्सेप्ट कर ली। अभी क्या है कि एनसी को क्लोज करने के लिए एक प्लान बना दिया कि हम सारे प्रोडक्ट को जितने भी चल रहे हैं इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक फॉरवर्ड लेके जाएंगे। एज पर कंट्रोल प्लान जितने प्रोडक्ट पैरामीटर हम सारे चेक करेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट को एज पर ड्राइंग हम चेक कर लेंगे। सब कुछ चेक कर लिया। उसमें मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि एक एक्टिविटी को हमें 2 बार करना पड़ेगा। जब हम प्रोसेस ऑडिट करें, जब भी हम एज पर कंट्रोल प्लान प्रोसेस पैरामीटर प्रोडक्ट पैरामीटर चेक कर रहे हैं सारे के सारे। जिसे प्रोडक्ट ऑडिट के लिए कर रहे हो? प्रोडक्ट ऑडिट के लिए सर खाली। मैंने उनको बोला कि प्रोडक्ट ऑडिट हम ऐसे करेंगे कि हमने पार्ट उठा लिया, जो अभी हम बात करने लग रहे हैं, एफजी से पार्ट उठा लिया, हमने उसको डायमेंशनली चेक कर लिया, जो क्रिटिकल स्टेजेस है, जितना डिसमेंटलिंग हम कर सकते हैं, डिसमेंटलिंग करके, और वो जो प्रोसेस में हम ले जाके चेक कर सकते हैं, वो हम चेक कर लेंगे। तो क्यूएमएस वाले बंदे का सामने से काउंटर आता है, लॉजिकल भी लग रहा है कि फिर प्रोडक्ट ऑडिट में और लेआउट ऑडिट में क्या फर्क रह गया? दोनों कॉमन हो गए। फिर एज पर ड्राइंग उसमें चेक करें, एज पर ड्राइंग हम इसमें चेक कर रहे हैं। लेआउट में थोड़ा सा बोले कि टेस्टिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट में मैं समझ गया पॉइंट। ये हमारा बहुत डिस्कशन चुका, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑडिट, व्हाट इज लेआउट ऑडिट एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑडिट। प्रोडक्ट वैलिडेशन, लेआउट ऑडिट, लेआउट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, लेआउट इंस्पेक्शन एंड प्रोसेस वैलिडेशन, इनमें क्या? और ये मेरा मेल आया हुआ पूरा स्पेसिफिक, हम हो चुके हैं परेशान और एक एक काम कितनी बार करें और होना क्या चाहिए। कभी कोई आगे कुछ बोलता है, कभी कुछ। पिछले 10 साल से हो गए। हाँ, और ये आपकी कंपनी ऐसे 2 कंपनी से तो मेरे पास आया हुआ है, डिस्कशन हो गया ना, तो फिर उनका हमने सॉल्यूशन निकाला। फिर उन्होंने ट्रेनिंग मतलब वो बनाया उन्होंने, फ्लायर्स, प्रोडक्ट ऑडिट का आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रोसेस आउट, पहले उसके आउटपुट क्या होने चाहिए, इनसे एक्सपेक्टेड क्या, व्हाई आई एम डूइंग प्रोडक्ट ऑडिट, व्हाई आई एम डूइंग लेआउट इंस्पेक्शन, इसके रिजल्ट्स क्या, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, प्रोसेस अप्रोच है ना पूरे ऑटोमोटिव में, फिर उसका करने का मेथड क्या है, और इन तीनों में फर्क क्या है। ये फ्लायर बनाया, याद भी याद है, अब हो गए 3-4 साल पुरानी बात, लेकिन हमने क्या बनाया, इनके डिलीवरेबल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑडिट करके क्या रिजल्ट आएगा, लेआउट करके क्या रिजल्ट आएगा, प्रोसेस ऑडिट करके क्या रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑडिट करने का मेथड क्या होगा, लेआउट करने का मेथड क्या होगा, प्रोसेस वैलिडेशन का मेथड क्या होगा। थर्ड, इन तीनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट, प्रोसेस, ऐसे 3 वो है। तो ये 3 चीजें डिफाइन किए, फ्लोट करा, फिर उस पर जो भी हुआ, बहस होने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ, सबको भेज दिया ना, आप बताओ ठीक है, हाँ चलो जी अब ठीक है, ये पॉइंट। तो वो ये डिस्कस कर लेते हैं मुद्दा, मेरे हिसाब से यही करेक्ट और नॉट, ये इश्यू है ना। और ये तीनों अलग रिक्वायरमेंट है, और ये क्लॉज के अंदर तीनों अलग अलग करने हैं। लेआउट इंस्पेक्शन अलग आ रहा है, लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑडिट प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट प्रोसेस ऑडिट अलग है, और प्रोडक्ट वैलिडेशन रीवैलिडेशन की रिक्वायरमेंट एक ही है सारी, एक ही है। तो यार टूल, मैं बोल रहा था टूल वैलिडेशन के लिए हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हो सकता है, पैरामीटर सेटिंग के लिए हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो सकता है। सो ये 10-15 मिनट थोड़ा सा एक डाइवर्जन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि अब या तो देखो किल दिस प्रॉब्लम या फिर इसको यहीं छोड़ दें, है ना, मुद्दा डिस्कस करके। तो आई थिंक लेट्स किल दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब देखो मुद्दा उठ गया है, सॉरी कनेक्टिंग बंद हो। तो आपने कहा कि मेथड क्या है, डिजायरेबल, फिर रिजल्ट्स क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, पता है, इफ आई डू प्रोडक्ट ऑडिट क्या रिजल्ट आएगा, वो तो ना टर्टल डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मैंने उनसे पूछा ये क्या सर, ये क्यों पूछे, मैं कहा होगा ना, प्रोसेस ऑडिट, टर्टल डायग्राम, प्रोडक्ट ऑडिट, इनपुट आउट, क्या आउटपुट लिखा आपने, टर्टल तो नहीं बना रखे हैं, प्रोसीजर्स है, चलो टर्टल होगा, रिजल्ट्स होंगे इसके, फिर करने का मेथड होगा, हाउ, एसओपी होगा, क्यूएमएस वाले की बात कर रहा हूं मैं,
QMS asked the same question. ये the guy asked the same question. मैं टर्टल होता होगा, बिजनेस प्रोसेस बनाते हैं ना, टर्टल के थ्रू में इनपुट आउटपुट होता है, तो प्रोडक्ट ऑडिट का कुछ आउटपुट लिखा होगा, प्रोसेस आउटपुट, क्या आउटपुट लिखा है, इनके आउटपुट में क्या फर्क है, फिर हाउ टू डू आपने SOP लिखा होगा, उनमें कुछ फर्क होगा, और बुनियादी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बस ये बता दो मुझे अपने सिस्टम से, फिर मैं आपको बता देता हूं। उसमें सिर्फ QMS वाले इसको इंटरनल ऑडिट का नाम देके और इनका माइक्रो लेवल पे जाते ही नहीं, इंटरनल ऑडिट का आउटपुट इंटरनल ऑडिट का नहीं, एक बार ये अलग लिखे हुए है तो क्लॉज इंटरनल ऑडिट, बट लिखा सिस्टम ऑडिट अलग है, प्रोडक्ट ऑडिट अलग है, और सबका बड़ा और लेआउट इंस्पेक्शन अलग क्लॉज। बनाते नहीं है, लेकिन आईटीएफ में तीनों के अलग अलग टर्टल को नहीं बनाते अभी, टर्टल उसका बनाया, उसका नहीं, इंटरनल ऑडिट का बनाया, बात करते हैं। फिर SOP लेवल पे क्या लिखा, प्रोसीजर तो सारे लिखने पड़ते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट प्रोसीजर, दिस ऑडिट प्रोसीजर, वो प्रोडक्ट ऑडिट में एज पर प्लान करना है, प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ 2 लाइनें और लिखी उसकी जाती है, एनसी जो प्रोजेक्ट निकलती है करने उसको की, इस फॉर्मेट में करना है, बस। लेआउट करना है, कोई फर्क नहीं हुआ ना फिर। प्रोडक्ट ऑडिट करना है। जो रिजल्ट्स में ही फर्क नहीं है, करने में भी फर्क नहीं है, तो फिर अलग क्यों करें, उससे ही पूछा मैंने कि जब अगर कोई फर्क नहीं है, व्हाई शुड आई डू इट डिफरेंटली, राइट, कहता है तो कह रहा है ये बात भी सही है, मैं कहा नहीं, मेरे बात कहने से नहीं, IIT ने अलग क्लॉज डाले हुए हैं, ये प्रॉब्लम है मुझे, इसका मतलब इसको करना तो डिफरेंटली कर पड़ेगा कुछ। फिर आता है कन्वीनियंस, कि 6 काम कर रहे हैं, कॉमन क्या कर सकते, वो अलग बात है, कि प्लान कॉमन बना लो प्रोडक्ट प्रोसेस का, वो अलग बात है, कन्वीनियंस को अलग रखते हैं। क्यों सर, कन्वीनियंस कुछ भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट फॉलो, हाँ रिक्वायरमेंट है आपको इस रूम तक पहुंचना है, कॉन्फ्रेंस में, कन्वीनियंस है 4 लोग मिल के आ जाए, ये कन्वीनियंस है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों सर, रिक्वायरमेंट है पीपल शुड रीच, मैं कन्वीनियंस अलग डिस्कस करेंगे, तो ये एग्री, वरना क्या होता है दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, हम कहते हैं हम क्या कितना कर सकते हैं, वो बात नहीं, पहले रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके अगेंस्ट आप कितना कर सकते हो, दैट इज एडहेरेंस टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तो जीरो ब्रेकडाउन की है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, आप कर थोड़ी ना पा रहे हो, बट रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट, पहले डिस्कस तो करनी पड़ेगी कि चाहते हम ये हैं, अब आप कितना कर सकते हो वो बताओ। 100% एडहेरेंस में नॉट बी, किस रिक्वायरमेंट के 100% एडहेरेंस हो रही है बताओ, कस्टमर कंप्लेन 0 नहीं है, PM ने 0 ब्रेकडाउन डिलीवर नहीं किया है, TPM हम कर नहीं रहे, लिखा हुआ टोटल प्रोडक्टिव जॉब सेटअप लिखा है, उसके बाद रिजेक्शन आना नहीं चाहिए, सेटअप अप्रूवल कर लिया, कहां से रिजेक्शन आ रहा है, SPC बीच में कर रहे हो, कोई वेरिएशन आएगा, तो लिखी तो सारी रिक्वायरमेंट है, आप कितनी कर पा रहे हो, कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, तो रिक्वायरमेंट पहले डिस्कस होगा, करने का तरीका हम कैसे करें, हाउ एंड हाउ मच, वो बात है। So आ जाते हैं, what is the purpose of product audit, what is the purpose of process audit And layout. and layout, या तो ये 3 डिस्कस करते हैं, तो हम थोड़ा डाइवर्ट कर ही लेते हैं सर, मैंने जैसे बात करते हुए जस्ट वेटिंग, क्योंकि ये मुद्दा आपने रेस कर ही दिया सर, और ये है मुद्दा, अगर छोटा मोटा होता तो मैं इसको बाद में देख लेंगे, और ये फिर QMS वाले से जाके दोबारा बात करें कि आप बताओ। सो लेट्स टॉक अबाउट की पर्पस ऑफ ऑडिट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑडिट हम किस लिए करते हैं, पहले तो यहाँ सिंपल, डिलीवरेबल्स क्या है, सर जो हमारा कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट हो रखा है, ड्राइंग एज पर ड्राइंग हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने ड्राइंग के हिसाब से आप बना रहे हो और आपका प्रोडक्ट अगर फेल हो जाए मार्केट में, तो कस्टमर खुश है, ठीक, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ड्राइंग के साथ बनाया था, अब मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये रही ड्राइंग, ये रहा, तो सर मार्केट में प्रोडक्ट हो गया, फिर कंज्यूमर ने कंप्लेन की, वारंटी बनाया ड्राइंग के साथ, सब एक सिचुएशन ले लेते हैं, तो क्या बोलोगे, कस्टमर क्या कहेगा और आप क्या कहेंगे, सिचुएशन ले लेते हैं, ड्राइंग कैन बी चेंज बट फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी चेंज, मान लो फंक्शन एंड ड्राइंग स्पेसिफिकेशन में फर्क होता है। सर ये लॉजिकल है, ड्राइंग में तो जैसे कंप्रेसर हमारा एक्सटर्नल डायमेंशंस दी होती है उसमें,
इंटरनल डायमेंशंस तो बहुत सारे नहीं है जो कस्टमर के साथ एग्रीड है, उसमें से कोई भी पार्ट एक भी अगर फेल होता है तो कंप्रेसर पे जाके इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बोल सकते हैं कस्टमर आपके साथ एग्रीमेंट तो इन पार्टों का हुआ है, हाँ। ये पार्ट ओके है हमारा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं सर, कैसे नहीं कर सकते फिर से थोड़ा सा? कंप्रेसर में सर 80 पार्ट लगते हैं हमारे, और आउटर एक कंप्रेसर बन गया, उसमें गिनती की 100 डायमेंशन होंगे हमारी, 100-108 डायमेंशन है, बट कई ऐसे चाइल्ड पार्ट है जिसमें 300 डायमेंशन चाइल्ड पार्ट में है। ठीक बात, बट कस्टमर के साथ एग्रीमेंट तो खाली कंप्रेसर का हुआ, 100 डायमेंशनों का हुआ है एग्जैक्टली, और फंक्शनैलिटी का हुआ, और फंक्शनैलिटी का हुआ है। तो कस्टमर कह रहा है मुझे ये रिजल्ट चाहिए, और आप 1000 डायमेंशन मैनेज करते हो, आप करते रहो, मुझे 4 फिटमेंट डायमेंशन, 6 एस्थेटिक डायमेंशन, एग्जांपल ले लो, और परफॉर्मेंस में रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये चाहिए प्रोडक्ट। अब आप बताओ, ये बीच बीच में आप चेक करते हो कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा? आप तो पार्ट कीजिए, हमने तो ड्राइंग भी ठीक थी, रॉ मटेरियल भी ठीक था, सब बना दिया, ओके कर दिया, और फाइनल लो डायमेंशन भी चेक कर लिया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, कि कौन चेक करेगा? फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, अगर फंक्शन ही फेल हो गया तो तुम चाहे अंदर की 1000 डायमेंशन है, हाँ, 2000 है, वो कह रहा है वो तुम्हारी निटी ग्रिटी बात, बिल्कुल रिजल्ट चाहिए। तो कभी आप सैंपल उठा के देख तो लिया करो। ये प्रोडक्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, that functionally my product is performing according to the customer agreement. Functionally, functions क्या होते हैं? फिटमेंट फंक्शन हो सकते हैं, एस्थेटिक फंक्शन हो सकते हैं, परफॉर्मेंस फंक्शन हो सकते हैं, सेफ्टी क्रिटिकल फंक्शन हो सकते हैं। फिटमेंट फंक्शन मानते हैं हम कि फिटिंग ये फंक्शन है, क्या बोले? फिटमेंट फंक्शन, सेफ्टी फंक्शन, क्रिटिकल फंक्शन, एस्थेटिक फंक्शन मतलब देखने वाला जो फंक्शन हो, स्क्रैच नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, व्हाटएवर, एस्थेटिक फंक्शन, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस फंक्शन, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इसको कई लोग इंजीनियरिंग फंक्शंस, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल होता है, इतना रिलायबिलिटी, इतना ड्यूरेबिलिटी, इतना। तो पहला रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट उठाओ अकॉर्डिंग टू द मिसपी और टैन की एग्जांपल उठाया, चेक कर लिया, प्रोडक्ट सही चल रहा है, खत्म हो गया, रिजल्ट्स को नोट डाउन कर। अच्छा, ये डेली नहीं करने, 6 महीने में एक सैंपल उठा लिया तो है ना, क्योंकि ये कहीं डेली थोड़ी ना सर, फंक्शनल टेस्ट है, कई बार तो एक टेस्ट को करने में 6 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए कॉस्ट है उससे इन्वॉल्व। सो एक ऑप्टिमम सैंपल साइज होना चाहिए, बहुत ही। सर अब इसमें जो ये रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के जो फंक्शंस हैं, हाँ, ये पूरे के पूरे रन करने पड़ेंगे, रिलायबिलिटी चेक करने तो वो उन्होंने दे रखा होता है कि ये जब आप टेस्ट करोगे, जब वैलिडेशंस करोगे, राइट, तो मुझे इतने वैल्यूज पे करते हैं। जैसे होता है ना, एक तो होता है कि डिजाइन में चलाते रहो जब तक लाइफ ना, तो ऐसे डिफरेंट है कि इतने टाइम तक चल गया। एक्सेलरेटेड टेस्ट हो सकते हैं कुछ जल्दी करने के लिए ना, ड्यूटी साइकिल के हिसाब से 10,000 ड्यूटी साइकिल करा दिया, हो गया साल का टेस्ट, है ना, एक्सेलरेटेड ड्यूटी साइकिल्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये मुद्दा नहीं है कि चाइल्ड पार्ट की डायमेंशन ठीक हो, भाई मुझे रिजल्ट्स बता दो, प्रोडक्ट ठीक काम कर, प्रोडक्ट ठीक काम कर, इफ एवरीथिंग इज वेल, जॉब इज डन, दिस इज नंबर 1 रिक्वायरमेंट। अब क्या आप ये कर रहे हो कि एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट करके देख रहे हो, फंक्शनल लेवल, डायमेंशनल लेवल पे नहीं, फंक्शनल लेवल। डायमेंशन भी अगर है तो वो फिटमेंट फंक्शन की है, क्रिटिकल जो आउटपुट पे होती है, करेक्ट, इनपुट साइड पे। जैसे मुझे इसका फंक्शन चेक, जैसे बहुत सारी डायमेंशन होगी, ये होगा, डाया होगा, ये होगा, थिकनेस होगा, थ्रेड आईडी होगा, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, टॉर्क, लीकेज, स्ट्रेंथ, ये फंक्शनैलिटी, बस इतना ही चेक करना। ये ओके ठीक है, एनजी है तो फिर ये डाउन करना, फिट ये डाउन, क्यों वो एनालिसिस, बट फंक्शन तो डिलीवर करना ही करना। और बॉन्डेड स्टोर से क्यों उठाना है? बॉन्ड स्टोर होता है कि जिस सब ओके कर दे, नो रेडी फॉर डिस्पैच, आप कोई हाथ नहीं लगाएगा, बॉन्ड मतलब बॉन्डेड होता है। बॉन्ड स्टोर होता है सरकार हाथ लगा सकती है उठाने के लिए, कोई एक्साइज वाला, बाकी अब आपका रूल खत्म। अब आप कहोगे कि मैं इंश्योर करना चाहता हूँ इसमें पीछे सब कुछ, सर ये शिपमेंट के लिए जा रहा है, अब आप क्या इंश्योर करना चाह रहे हो उससे ज्यादा? इट इज रेडी, इससे सीधा डिस्पैच हो जाएगा। क्यों सर? अब नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पीछे वाले सारे सही हैं, तब मैं प्रोडक्ट वैलिडेशन करूंगा।
तो ये तो सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फिर सर धोखा हो गया, अगर पीछे तो- वाले सही नहीं होंगे तो उनको ठीक कर लेंगे, फिर बना देंगे प्रोडक्ट को। सर इसमें से उठा लो रैंडमली और लगा दो टेस्टिंग पे, हो गया। ऑडिट मतलब ऑडिट होता है सब कुछ। ये एक जो इसमें लॉजिक वो यही है कि जिस कंडीशन में हम कस्टमर को दे रहे हैं उसी कंडीशन में हम टेस्ट करें ना। Exactly, which is okay from your side, ready for dispatch. जो सिस्टम जो है डिजाइन सिस्टम कह रहा है ये ओके है, उस सिस्टम को उठा के ठीक है अब पहले आप कहना रेडी फॉर शिप, आपने सब कर लिया तो सब कुछ ठीक है ना, अब मैं ले जा रहा हूँ उसको चेक कर। चेक ऑन चेक होता है ऑर्डर, और आप कोई लैकुना निकला फिर इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे थे फिर, ये सब पीछे का सारा ड्रामा तुम्हारा फेल हो गया। क्यों सर? दिस इज कॉल्ड ऑडिट। सो ये ऑडिट पहले थर्ड पार्टी करती थी। IATF ऑडिटर्स को जनरल मोटर फोर्ड ने बोला था कि आप प्रोडक्ट ऑडिट भी कराया करो अपने सामने। फिर उन्होंने एक बॉन्ड स्टोर से, मुझे याद है, लाइटिंग इंडस्ट्री में उठवाया हेडलैम्प और बोला लगा दो उसको टेस्टिंग पे। वो टेस्टिंग हो गया फेल, उन्होंने IATF रिवोक कर दिया और इन्फॉर्म किया फोर्ड को, भाई आपका प्रोडक्ट जो पड़े होते हैं वो खराब है, चलिए नहीं टेस्टिंग होता है। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ऑडिट क्रिटिकल। देखिए एक और समझ लो, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑडिट के रिजल्ट अगर खराब आ गए तो उनके अलग एक्शंस होंगे देन द प्रोसेस ऑडिट। तो सर इनकी सीवियरिटी भी अलग है ऑडिट के पर्पस। सिस्टम ऑडिट के रिजल्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। सिस्टम ऑडिट NC आ गई, क्या कर दो? एक्शन ले लेंगे, बंद कर देंगे। खत्म कर लोगे। आपके प्रोडक्ट ऑडिट में आ गए तो NC लेके सर एक्शन ले, कहाँ से एक्शन? अब तो ये स्टॉक खाना होल्ड हो गया। एक्शन ही अलग है, सीवियरिटी अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। तो टर्टल सेम कैसे चलेगा तुम्हारा QMS पर? ये तो सब कुछ सेम होता है ना, इनपुट आउटपुट एक्शन इंडिकेटर्स। इसमें सस्पेक्ट लॉट हो जाएगा, पूरा होल्ड हो जाएगा मटीरियल। फिर कुछ लोग डिपो से उठाते हैं, लोगों के वेयर हाउस बने हुए। Some people not keeping there, they have warehouses. Warehouse से dispatch, warehouse से उठाना है उसको। हमारे डिपॉजिट उसको जो रोड टेस्ट हो गया, PTO हो गया। अब ये और एग्जांपल लेते हैं इसका। यूनिलीवर और सब प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जाते हैं मार्केट से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, उसको टेस्टिंग पे लगा देते हैं लैबोरेटरी में, फेल हो गया सीधा न्यू, आपको भी नहीं बताया, न्यूज में निकाल दिया भाई कोक पेप्सी का ये खराब चल रहा है। पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड वाला केस कहाँ से निकला? मैगी का भी मैगी ऐसे उन्होंने उठाया स्टॉक से, जिस रेडी टू यूज है, इसके बाद सीधा बिकेगा। अब पूछा नहीं किसी, उनकी अथॉरिटी है, जाके उठा लिया, बॉन्ड स्टोर है, और उसको जाके दे दिया एक नेशनल लेबोरेटरी में जो अथोराइज है, तो सारे टेस्ट करो जो भी होता है मैगी पे। उन्होंने सारे टेस्ट कर दिए, फूड सेफ्टी वाले, उसमें से एक प्रॉब्लम निकल आई, जिंक जा रहा है, 300 करोड़ का माल तो सारा बोर्ड करा दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, सिंपल लॉ। ये पर्पस था। अब ये क्लियर हो गया, पहले डिलीवरेबल्स क्लियर हो गया। सर इसमें हम मेथड की बात कर लेंगे बाद में, पहले डिलीवरेबल्स आ जाए, सबके डिलीवरेबल्स हैं। यस सर। सर अभी इसमें जो प्रोडक्ट में मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, फिटमेंट से रिलेटेड डायमेंशंस है वो हमें पता है अपने बेस्ड ऑन आवर नॉलेज की। कई बार वो भी कस्टमर क्रिटिकल मार्क कर रखा होता है सर। एग्जैक्टली सर, मैं ये कंट्रोल प्लान उसको एक हम चेक शीट बना ली किसी एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक, कस्टमर के साथ शेयर कर दी कि जब भी मैं प्रोडक्ट ऑडिट करूंगा ये आपके जाके यहाँ फिटमेंट में काम आएंगी, ये डायमेंशन में ड्यूरिंग प्रोडक्ट ऑडिट में चेक करूंगा। अगर आपका कुछ और इनपुट है अपार्ट फ्रॉम CT की, और ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा जनरली उनके जो मिस्ट्री का कंट्रोल प्लान है जो लास्ट में चेक करने, उसमें वो दे रखे होते हैं, एग्रीमेंट सो एग्रीमेंट में दे रखे होते हैं जनरली, वो ही ले लो। इसके अलावा कुछ और अगर कंप्लेन कोई आ गई है नहीं, ऐड ऑन कर लो, पूछने कहना हमने और एक्स्ट्रा ले रखे प्लस कर लिया। और आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो 6 महीने में उठा के रिलायबिलिटी, वो भी लिखा होता है, वो भी हम लोग उठा के चेक कर लेंगे, होता है ना कुछ। सर अभी जैसे हमारा आइटम है, हमारे में तो हम ही देते हैं, ठीक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होंगे, आई डोंट नो। पर OEM के केस में ये जो प्रोडक्ट ऑडिट चेक शीट है ये तो खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कुछ तो सही नहीं, उसने कहीं ये भी लिखा होता है कि मेरे को 6 महीने 1 साल में ना ये वाले वैलिडेशन टेस्ट चाहिए। सर नहीं देता है कोई कस्टमर। मैंने मिस्ट्री में देखा, हमने ऑडिट किया तो पकड़ा था, तो हमने लिखा था 6 महीने बोला था, तुमने क्यों नहीं उठा रहे? OEM के केस वो कह रही कहाँ उठाए, हम तो 100% फाइनल चेक करके भेजे। मैं कहा ये चेक और इस चेक में फर्क है, मैं प्रोडक्ट ऑडिट में इंक्लूड कर लो।
कहा हाँ ये हो सकता है ना, प्रोडक्ट ऑडिट की चेक शीट कैसे बनाई, मैं एटलीस्ट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो रेफर कर लो प्रोडक्ट ऑडिट करते वक्त, CSR तो कंसीडर करोगे, अगर उसने कहीं लिख दिया है तो उतना तो फॉलो करो कम से कम। अगर सर उसकी एक्स्ट्रा मांगने की बात नहीं हो रही, जो लिखा वो भी नहीं हमने डाल रखा प्रोडक्ट ऑडिट में, ये तो ठीक नहीं है। सर ये OEM के केस में कैसे रिक्वायरमेंट दी गई? मतलब OEMC नहीं, OEMs तो सप्लायर्स तो देती हैं। सिमलन शायद हरीश लेके आए, हरीश के घर पे पूजा थी तो उसको पूरी और सब्जी बोला है, भंडारा ले गया है। रिकन्फर्म कर लेता हूँ उसे, ला भी कंफर्म कर लो रहा आपने कभी खाना ना। मैं सर ये कह रहा हूँ, अगर हमने पूजा आगे करती तो प्रोडक्ट ऑडिट तो OEM भी करता है। सपोज मेरा ट्रैक्टर 50-60 पूरी बांध लो। हम भी करते हैं प्रोडक्ट ऑडिट, बट हम जो रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना वो खुद ही बना देते हैं एज ए क्वालिटी एश्योरेंस गाय। बट जो आप कह रहे हो, नहीं, इसमें एक चीज ऐड होगी, जो जैसे ARA टेस्टिंग होती है, हाँ जी, कंज्यूमर टेस्टिंग होती है, ARA टेस्टिंग होती है, वो सारी मुझे इंक्लूड करनी है। नहीं वो तो फिर सर मतलब फील्ड टेस्टिंग हो गया या गवर्नमेंट बॉडीज के जो टेस्ट होते हैं, मिशन नॉर्म टेस्ट हो गया, आपको फील्ड में चलाना है ट्रैक्टर। तो वो सारे टेस्ट भी तो आप देखोगे ना पहले बिफोर आप जो वैलिडेशन रन आप ये ऑडिट्स कर रहे हो, तो आप उस समय ये भी देखोगे ना फील्ड टेस्ट पास हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें क्या फर्क आ रहा है, इस फाइल में क्या है, तो आप एटलीस्ट। एक मिनट मेरे माइंड में क्वेश्चन है, जैसे हम लोग डेली ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग डेली एक हम बोलते हैं सैम्पलिंग ऑडिट, उसमें एक ट्रैक्टर उठाते हैं, इट इज समवेयर लाइक प्रोडक्ट ऑडिट, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन में जैसे ट्रैक्टर जाता है, रोड टेस्टिंग हुआ, उसके परफॉर्मेंस टेस्टिंग हुई, वो हम इन हाउस करते हैं। तो हम जैसे आज का प्रोडक्शन कल एक ट्रैक्टर पिक कर लिया, उसको एस्थेटिक चेक कर लिया उसका, फिर उस पर रोड टेस्ट कर लिया, उसके इंटरनल जितने भी टेस्ट कर लिए वो टेस्ट कर लिया, अगर वो ओके आते हैं तो हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, प्रोडक्ट ऑडिट क्लियर है। एक तो गया ये कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हो गया जो हम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ट्रैक्टर को मैंने उस एक्चुअल सिचुएशन में भेजा, मतलब फील्ड में भेजा, वहां पे 1000 घंटे चलाया विद इम्प्लांट्स जो भी हैं, डिफरेंट इम्प्लांट्स लगा के चलाया और उसका एमिशन नॉर्म टेस्ट करवाया बाहर से, एक वो एरिया है। अब ये प्रोडक्ट ऑडिट है कि ये प्रोडक्ट ऑडिट है, या दोनों ही प्रोडक्ट ऑडिट है? देखिए, प्रोडक्ट ऑडिट नहीं, प्रोडक्ट ऑडिट होता है चेक ऑन चेक, जो आप कर रहे हो उसके ऊपर चेक पहले, मतलब उन्होंने सब चेक कर लिया, वो भी ट्रायल करके घुमा लिया, बट उसके बाद में एक सैंपल उठा के देख रहा हूँ, भाई तुम ठीक कर भी रहे हो नहीं कर रहे, वो हम करते हैं डेली। सो ऑडिट का मतलब तो पहले ये है, ओके, तो ऑडिट होना चाहिए, नहीं आप जो रेगुलर कर रहे हो मैं तो करता हूँ जी, वो ऑडिट नहीं माना जाएगा। हाँ नहीं ठीक, करने के ऊपर जो करना है चेक ऑन चेक को ऑडिट माना जाता है। ठीक है। अब आप उसके अंदर आपके चेक पॉइंट्स क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वही चेक पॉइंट होने चाहिए जो सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, आपको उसको डबल चेक करना है, ठीक है ना। अब उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि जब मैं एक बार उठाऊंगा तो मैं ये वाली चीज चेक करूंगा, बट एक साल में एटलीस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 महीने बाद मैं उसका ये वाला भी चेक करूंगा, इन्वायरमेंटल टेस्ट भी करा के देख लूंगा। सो आई हैव टू हैव सम फ्रीक्वेंसी, हर चेक में हर सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर सकता प्रोडक्ट ऑडिट, एटलीस्ट बट कवर तो करो सारी रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो जब डेली बेसिस पे एक सैंपल उठा के जब वो आप डेली वाले में तो एक कुछ चीजें कवर कर पाओगे, वो प्रोडक्ट ऑडिट है। हाँ प्रोडक्ट ऑडिट है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट हर डेली में तो एटलीस्ट 6 महीने में तो आप चेक करो। एक बार जैसे हमने फील्ड में भेज दिया और उसके सारे टेस्ट करवाए, हाँ, कंज्यूमर वाले को टेस्ट करो, कंज्यूमर जो चीजें ज्यादा देखता है, इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो आप देखो, वो भी प्रोडक्ट ऑडिट है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट वैलिडेशन वाला, ये प्रोडक्ट वैलिडेशन में तो होगा अभी जस्ट अभी क्या मैं पहले स्कोप बता दूं, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट एंड लेआउट, अभी ये टॉपिक है। सर प्रोडक्ट वैलिडेशन मैं डाइवर्ट कर दिया वैलिडेशन से, अभी थोड़ा सा टाइम दो, 15 मिनट दो, कम बैक, अभी आता हूँ वैलिडेशन। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। अच्छा, सो इज दैट डिलीवरेबल क्लियर? प्रोडक्ट ऑडिट कर ही क्यों रहे हम? अच्छा, अगर ये इसका पर्पस है तो प्रोडक्ट ऑडिट फेल होगा तो एक्शन पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। अब सिस्टम ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट में अगर मेरे एक्शन पॉइंट में फर्क ही नहीं है, एक जैसे एनसी रेज कर दी, 30 दिन में जवाब दे देना, है ना, पेंडिंग एनसी कितनी है, क्लोज, ये इंडिकेटर्स बना रखे होंगे ना, ये एप्लीकेबल ही नहीं प्रोडक्ट ऑडिट। एक कॉफी दे दो। अच्छा, आपको ब्लैक कॉफी, एक कॉफी आपको, मैं ब्लैक कॉफी, सबसे लो ब्लैक कॉफी तो आप लोग को देंगे। ओके, सो अब आप देखो जो डिलीवरेबल्स अलग हैं, फिर करने का मेथड होगा हाउ,
मैं सैंपल पिक करूँ, वो जो आपने बात की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वो सब हाउ में बात करूँ। अब आते हैं सेकंड डिलीवरेबल्स पे। व्हाट इज द डिलीवरेबल्स ऑफ प्रोसेस ऑडिट? ये भी एक रिक्वायरमेंट है। VDA 6.3, VDA 6.5 अलग प्रोसेस ऑडिट क्यों कर रहे थे? प्रोडक्ट तो ठीक है, टेस्ट कर लिया। सर ये हमेशा के लिए सर्टिफाई करने के लिए, हमेशा इन द सेंस की एक टाइम पीरियड के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट बनने लग रहा है वो हमारा प्रोडक्ट सही ही बनता रहेगा, उस प्रोसेस की हम गारंटी कर रहे हैं। और बैच रीसर्टिफाई करें सही प्रोसेस बनेगा, हाँ ये मीन को कुछ पॉइंट validate तक करने ठीक के है, बट इसका इंडिकेट मतलब इसका फाइनली वेरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सब्जेक्टिव तो ठीक बता रहे हो आप, है ना, कि कुछ ये होना चाहिए। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन, ठीक है। क्लियर कट बिल्कुल ना, ये आउटकम है खत्म डिलीवरेबल से। प्रोसेस ऑडिट बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि सो दैट एक तो हम जो लेड डाउन प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं। दूसरा जो पोटेंशियल रिस्क हो सकता है वो भी वहां से निकल के आएगा प्रोसेस ऑडिट से। जिस पे हमने प्रोसेस अपनी सेट की थी, प्रोसेस डिजाइन की थी या हमने फीडबैक के टाइम पे प्रोसेस वैलिडेट की थी, क्या अभी प्रोसेस उसी कंडीशन में है कि नहीं है? तो इन्होंने बता दिया कंप्लायंस बेसिक जो बोला वैसे। हाँ वो सब चेक ऑन चेक हमारे पेट्रोलिंग में करते हैं तो वो डेली चेक और चेक ऑन चेक हो गया, ठीक है, एक पॉइंट यार। एनी अदर ऑब्जेक्टिव? सो ऑब्जेक्टिव 1 इज क्लियर, ऑब्जेक्टिव 2, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लैश हो सकता है QMS के सिस्टम ऑडिट से। प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, नहीं, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का जब ऑडिट करूंगा तभी ये मुद्दा हो सकता है सिस्टम ऑडिट कि जो लिखा है वो कर रहे हो, तो वहां क्या होता है, फिर ये मुद्दा उठा था हम जब ये डिफाइन कर रहे थे, तो फिर प्रोसेस ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट में क्या फर्क है, ये भी लोगों ने मुद्दा उठा दिया कि हमने एक पॉइंट और डाल दो फिर सिस्टम ऑडिट। तो 3 चीजें डिस्कस कर रहे थे, अभी सिस्टम ऑडिट कहां से आ गया, क्या नहीं, ये भी कंफ्यूजन आ रहा है। सो अभी थोड़ा सा और बाइफरकेट करना पड़ेगा जिससे उससे भी कंफ्यूज ना हो। सिस्टम ऑडिट में सैंपल उठा लेते हैं, प्रोसेस ऑडिट तो कंप्लीट प्रोसेस पूरा प्रोसेस देखने का। एक चीज और भी होती है, हाउ टू भी आते हैं, हाउ पे आते हैं, हाउ का डिस्कशन अलग करेंगे, डिलीवरेबल्स पहले कर लें कि ये रिजल्ट के लिए करते हैं प्रोसेस। जैसे प्रोसेस में जो सेट कंप्लायंस वाला तो है ही एक तरीके से, यहाँ पर वो भी कंप्लायंस में है। मान लो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेट किया था उससे अलग चल रही हैं बट स्टिल डेविएट होके चल रही है। अब एग्जांपल बताता हूँ मैं, सपोज मेरे को रेड बिन में पीसेस मिल गए, उससे मैं ऑडिट कर रहा था, अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, सिस्टम प्रोसेस ऑडिट कोई नाम, मैं ऑडिट कर रहा था, लाइन पे देखा एक पार्ट रिजेक्ट बन गया, उसने उसको रेड बिन में डाल दिया, इज इट एनसी? नो, एज पर सिस्टम ऑडिट नहीं, टैग नहीं लगाया सर, टैग लगा के डाल जो भी आपका सिस्टम था, टैग लगा के डाल दिया तो सिस्टम था वो फॉलो किया, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो नहीं है, दिस इज सिस्टम ऑडिट। नहीं बट एक पार्ट है, कोई गुनाह थोड़ी ना है, बट एक पार्ट एनजीओ रखा प्रोसेस में अलाउड है कि नहीं है? सिस्टम ऑडिट में कोई गुनाह थोड़ी ना है, नहीं। बड़े होते हैं रिजेक्शन की, आज का ये मटेरियल रिजेक्ट है तो रिजेक्ट प्रोडक्ट एनालिसिस दिखा दो, ये कर दो एनालिसिस, वो शाम को हो जाएगी रेड बिन एनालिसिस, ये सब सिस्टम फॉलो हो रहा है, कंप्लेन आई तो उसका एक्शन दिखा दो, यही है ना प्रोसेस ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोसेस ऑडिट का है हाउ टू प्रोड्यूस डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, हाउ टू प्रोड्यूस ए डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ये इन्वेस्टिगेट करना आप ऑडिट। यार ये गलती क्यों कर रहे हैं लोग, ये तो आप हमने ऑडिट किया था तो बेयरिंग प्रेसिंग का प्रॉब्लम आ रहे थे, बेयरिंग का कोई प्रॉब्लम आता है, बेयरिंग प्रेसिंग लाइन का ऑडिट करके देखा, प्रोसेस ऑडिट किया तो पता चला कि वो जो पेपर से घिसता है बिफोर प्रेसिंग
वो रॉन्ग एमरी पेपर है जो डिफाइंड नहीं है कहीं प्रोसेस में। तो ज्यादा माइक्रोन में घिस देगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो जो भी मिल जाता है स्टोर से यूज कर लेता है। तो वहां को बता रहे हैं किसने अलाउ किया, ये तो माइक्रोन्स में होती है बेरिंग, और घिसने की जरूरत ही क्या है, क्या नहीं, वो कई बार बाहर पड़े होते हैं, थोड़ा रस्ट लग जाता है, तो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है टू मेक सरफेस क्लीन, तो देन शुड बी वेरी फाइन एमरी पेपर। तो यहाँ पे आप उस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं कि लोग क्या गलती कर सकते हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट्स बन रहे हैं, बन सकते हैं, और अभी भी लाइन पे बन रहे हैं, क्योंकि डिफेक्ट तो जीरो नहीं है। अब आपको प्रोसेस ऑडिट इस ऑब्जेक्टिव से करना है, वो प्रॉब्लम निकाल के लेके आनी है, ऐसी नॉन कंफर्मेंट निकाल के ले आनी है जिससे डिफेक्ट जीरो हो। ये है तुम्हारी गलती, टेक्निकल मिस्टेक है। दिस इज हाउ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड विच विल रिजल्ट इनटू डिफेक्टिव पार्ट्स। एंड ये रेड बिन तुम्हारा भरा पड़ा है इसमें। सिस्टम वाले का ये काम नहीं है, खराब बन गया रेड बिन में डाल दिया, ठीक है जी, यही कहता है हमारा सिस्टम। प्रोसेस ऑडिट वाले का ये काम थोड़ी ना है। प्रोसेस ऑडिट के बाद कुछ टाइम पर डिफेक्ट कम होने चाहिए, ऑडिट्स कर रहे हो आप, अदरवाइज क्यों करें हम प्रोसेस ऑडिट, आप बताओ। जस्ट टू चेक कंप्लायंस, मोटिव तो सब होता है कंट्रोलर में जो to make defect free part or some guy process auditor are not system, उनकी अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर स्टोर वाले को भेज दिया प्रोसेस ऑडिट कर, ये नहीं कर सकते। लेकिन स्टोर वाले को प्रोडक्शन सिस्टम ऑडिट करने भेज दिया, प्लान बनाते हो हाँ, प्रोडक्शन करते हो हाँ, खराब पिन वो देख लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। सिर्फ प्रोसेस ऑडिटर की रिक्वायरमेंट ही अलग होगी तो क्वालिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑडिटर वो बन सकता है जिसको प्रोडक्ट टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टम एप्लीकेशन की होनी चाहिए। Every system auditor cannot do product audit. Similar way, every system auditor cannot do process audit. तो इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज पता होना चाहिए, तुम क्या गलती कर रही है, क्यों तुम ऐसे। तो हम तो प्रोसेस में जाके बताते हैं ये मिस्टेक कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, आपका फोकस वैल्यूज ये ऊपर नीचे है तो प्रॉब्लम कर रहा है, आपका रेड बिन में ये पार्ट पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे उसका वेरिएशन कहाँ पे, ये सब लिंकेज पता होना चाहिए। अब इसके लिए आपको किस चीज का इनपुट चाहिए होगा, पीएफटी पता होना चाहिए, पीएफएमई कंट्रोल प्लान क्या उधर कॉज लिखे, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं फिजिकली, ये सब नॉलेज होना चाहिए। इसलिए डॉक्यूमेंट यूज हो जाएंगे, वो हाउ में हम बात करेंगे कि आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी तो ऐसी चाहिए जिससे आप वो क्वेश्चन करो। बट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन सिंपल सी चीज है। तो ये रिजेक्शन तो बन ही रहा है लाइन पे, somebody should audit, ये क्यों बन रहा है रिजेक्शन, पूरी लाइन को होलिस्टिक व्यू में देखना है, आप प्रोसेस लेवल पे क्या मिस्टेक कर, ये ऑडिटर का काम। अगर उसने एक दो पॉइंट भी निकाल दिए मैं, तो इट विल इंप्रूव द सिचुएशन। तो इसको कोलेट करना है, रिजेक्शन वर्सेस प्रोसेस वेरिएबिलिटी, कहाँ पे लैकुना है, क्या लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इससे ह्यूमन स्किल का प्रॉब्लम हो रहा है, मेथड का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे 4M पूरा ऑडिट होगा वहां। अब उसके लिए नॉलेज चाहिए आपको, ये जो प्रोसेस मैपिंग केपीआई दिमाग में सब है, एफएमई, वो वाला बंदा जाके कर सकता है दिमाग, यार ये ऐसा क्यों। अब वहां एक टेक्निकल आदमी पकड़ लिया एमरी पेपर का, कह रहा है तुम्हारे यही तो प्रॉब्लम है, हम माइक्रोन्स में वहां मशीनिंग करवा के मंगवा रहे हैं, तुम यहाँ एमरी पेपर में घिस रहे हो, और आज तक किसी ने चेक नहीं करा लाइन पे जाके। तो कह रहे नहीं सर यूज तो हमने एमरी वही करते हैं, बट ये ऑपरेटर ने जाके कोई और उठा लाया होगा, कह इसका मतलब ये ट्रेन नहीं है सारा बैठ के, और उसको इश्यू कैसे हो गया ये रॉन्ग एमरी इशू होना गलत वो सिस्टम का, वो सिस्टम वाला देखेगा, बट इसको पता नहीं है ये यूज कर रहा है ना सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन करो, और एमरी पेपर लगा ही क्यों रहे हो, बेयरिंग में एमरी पेपर लगाने की क्या जरूरत है घिसने की। वो कह रहा है सर कई बार बाहर पड़ा होता है, रस्ट लग जाता है, बारिश में होता है, ये होता है, हाँ तो सिस्टम का पार्ट बन गया। तो कुछ सिस्टम ऑडिटर को देखना चाहिए, प्रोसेस ऑडिटर कहेगा कि नहीं दिस इज नॉट द वे, और इसी वजह से तुम्हारा रिजेक्शन बन रहा है, तो कल से ही मामला बंद होना चाहिए, एक्शन लो, क्या एक्शन लोगे, करेक्टिव एक्शन दो, ये है नॉन कस्टम। अब एमरी पेपर कौन सा यूज है, ये सब क्वेश्चन सिस्टम वाला थोड़ी ना पूछ, ठीक है वो ये मुझे बाहर क्यों पड़ा हुआ है,
इसका तो प्रिंसिपल ये तो पूछ रहे हैं एमरी पेपर यूज हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो उसको पता ही नहीं ना, वो क्या एमरी पेपर यूज करना होता है, हाँ जी करना होता है, कर रहे। वो तो उसे प्रोसेस का पार्ट बना टेक्निकल देगा, नॉलेज नहीं है ना सर, प्रोसेस का पार्ट बना देगा। हमें नहीं पता चल रहा था, वो प्रोसेस का पार्ट बना दी सर, पहले आते मैं घिसता हूँ फिर लगाता हूँ फिर ये करता हूँ, तो बहुत बढ़िया। हमसे करना है कि हमने WI में लिख रखा है, लिख रखा है। हाँ, WI में लिख रहा है, कैमरे पेपर यूज करना है। हमने एक प्रोसेस ऑडिट किया अभी, तो क्वेश्चन करना है, इवन वर्क इंस्ट्रक्शन कैन बी क्वेश्चन, क्यों इतने पैरामीटर पे चला रहे हो, इतना हाई प्रेशर की जरूरत क्या है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, पर्पस एक होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन। आप क्वेश्चन करो वर्क इंस्ट्रक्शन, कोई रोक नहीं रहा आपको टेक्निकल, आप क्यों कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हो? WI भी चेंज करा दो, प्रोसेस ऑडिटर का काम है, करा सकता है, WI चेंज करा सकता है, नया चेक पॉइंट सेट करा सकता है। हमने ये तो मैं वो बात करने लग गया कि वो हाउ में कैसे सब फाइनली डिफरेंस क्या है। अच्छा, इसके एक्शन पॉइंट डिफरेंट होंगे, यहाँ कॉस्ट टू द कंपनी है, प्रोडक्टिविटी है, या अब यहाँ पे थोड़ी ना मैं पूरा लॉट होल्ड करा दूंगा और ये कस्टमर को नोटिफाई करूंगा और वो कहेगा कि आपने ये कैसे कर लिया और लैब टेस्ट में लगा दूंगा प्रोडक्ट को। भाई सिंपल सा एक मिस्टेक है, एक एरर है, आइडेंटिफाई किया, कब तक आप करो। इसकी ग्रेविटी अलग है, इंपॉर्टेंट है ये भी, आई एम नॉट सेइंग दिस नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एंड दिस इज डिफरेंट। वहां पे लीगैलिटी आ गई, वहां पे एक कस्टमर का वो आ गया, Brand image आ गई। वहां हो गया तुम्हारा बॉन्डेड स्टोर में प्रोडक्ट है जो फेल हो गया, वहां से उठाया। टू पॉइंट्स, एक तो कैन आई समराइज प्रोसेस ऑडिट एज के मैं PFD, PFMEA, कंट्रोल प्लान, और रिजेक्शन डेटा, इन-हाउस रिजेक्शन डेटा, कस्टमर कंप्लेंट, हाँ। उसके बेसिस पे मैं तैयारी करके करूंगा। प्लस आई विल नॉट लिमिटेड टू PFMEA, नो PFMEA में ये भी चेक करूंगा उसमें क्यों नहीं रखा हुआ ये, कुछ चीज PFMEA में नहीं है। नहीं है, ये आपका वेरिएबिलिटी हो रहा है, आपने डाला नहीं है, रिस्क है, ये तो है ही नहीं आपका सिस्टम में, क्यों नहीं है भाई? यस, क्या एक्शन ले रहे हो आप कुछ भी आप टेक्निकली कोई भी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन, आपका ये नहीं है मेरे को वर्क इंस्ट्रक्शन है, हाँ यू आर फॉलोइंग है, ये QMS वाले का था, मतलब सॉरी सिस्टम ऑडिटर का। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ सिस्टम ऑडिटर, आई एम एक टेक्निकल एक्सपर्ट वाला आदमी लाइन पे जा रहा है, वो ये नहीं बता सकते यार चार आप ये गलतियां क्यों करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग नॉलेज, ऑपरेटर को कितना होगा अंडरस्टैंडिंग, वो एक लाइन, अच्छा मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, वो अपने स्टेशन को देख रहा है, मैं पूरी लाइन को होलिस्टिक व्यू में देख रहा हूँ कि यार ये रिजेक्शन बन रहा है, इसका लिंक यहाँ से है, ये आदमी को पता ही नहीं है इसका यहाँ से क्या हो। मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। अभी रिसेंटली प्रोसेस ऑडिट किया है, एक नया डेवलपमेंट है, तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, इट्स अ फैक्ट्री ऑफ 3-4 पार्ट्स। तो एक पार्ट तो उसमें जब हम ऑडिट करने गए तो रोबो वेल्डिंग सेट है पूरा, उसमें SSW स्पोर्ट वेल्डिंग रोबो वेल्ड करते हैं, तो मशीन में उसमें मशीन चेक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। नाउ उसमें एक फोकस लगा रखे हैं कि जितने भी होल्स हैं, होल मिस के चांसेस रहते हैं, इश्यूज हैं, तो होल के लिए एक पिन लगा रखी है, यहाँ कहीं भी होल एक पिन है, बट उसमें एक चीज क्या पिन थी, बट था क्या उसमें पार्ट रखने के बाद में जो पिन है वो हार्डली 1 mm 1.5 mm बाहर निकलती है इन गुड कंडीशन, और जो उसके ऊपर फिर एक ये आर्म आती है जो उसको होल्ड कर, तो पोकर को उसमें ये है कि ये आर्म आएगी, और अगर आर्म जो है अपने टाइम से पहले, अगर मान लो पिन नहीं है वहां पे, लेट अस सपोज करो पिन है तो ये पार्ट ऐसे आएगा, पिन नहीं तो ये पार्ट ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जब ये आएगा क्लैंप करने के लिए तो जो क्या सा स्विच बोलते हैं उसको, जो लिमिट स्विच जो है वो रीड नहीं करेगा, बिकॉज ये पूरा नीचे नहीं है। अब हमने उसमें चेक किया, मतलब ये बताओ रीड स्विच की मिनिमम कितने को पड़ता है रीड स्विच, यानी कि कहता सर यहाँ है ना, इससे 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, 5 mm के मिनिमम इंटरवल में पड़ता है, और पिन की हाइट जो है वो 1 mm बाहर निकली हुई है। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने उस पार्ट को ऐसा कर दिया कि वो 4 mm पे चला गया, ऊपर रेस्ट कर जाए, और उसके बाद में वो ओके कर रहा है, ओके कर, तो ये टेक्निकल मिस्टेक पकड़ लिया आपने। हाँ। ये प्रोसेस ऑडिट का पार्ट सिंपल, और नाउ यू कैन से दिस इज नॉट इन कंफॉर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू टेक एक्शन। हमने उसमें आगे पिन कम से कम 5, जितनी रीड स्विच की लिमिट है उससे ऊपर पिन बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो पिन उतनी बड़ी होगी और अगर होल नहीं है
उतने ऊपर पार्ट को रखेगी ना वो, करेक्ट। रीड स्विच उसको कर लेगा इजीली कैच। दिस इज वन। तो पूरे रीड स्विच का सारा हमने देखा। रीड स्विच जब पता क्या, तो रीड स्विच दो तरीके के आते हैं। एक जो 3 mm का जिनका टॉलरेंस है पढ़ने का बैंडविड्थ, एक 5 mm का। हमने 5 mm ले रखी है सारी, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है। मगर अगर 5 mm है तो पिन का हैज टू गो अपर मिनिमम 5 mm ओवर अबव द होल। ऐसे ही जो ये रहती है इसकी वेल्ड करने वाली चीज को क्या बोलते हैं, टिप। टिप, नाउ टिप ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो उसमें एक दे रखा है प्रोसेस कि हाँ ये टिप ड्रेस होगा टाइम टू टाइम, ऑटोमेटिक प्रोग्राम में है, एक कैमरा उसको चेक कर लेगा ऐसे, और उसके बाद ओके हो जाएगा। मशीन कर रही है, सब कुछ ओके हो रहा है। मशीन चेकलिस्ट में उसका कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। ये भी एक मशीन है जो ड्रेसिंग कर रहा है, ड्रेसिंग यूनिट अलग से एक है, उसका कोई हेल्थ चेक पॉइंट नहीं है। तो हमने उसमें क्या किया, हमने टिप में 50% उसको एटली उसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, जैसे ये ठीक है, ब्लैक सेंटर है, सेंटर में ब्लैक नहीं ठीक है, है, साइड में साइड उसको रीड करो। ठीक है, ठीक है, ओके। और रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उसका पर्पस ये है कि अगर यहाँ टिप पे कार्बन रहेगा, 2 टिप ऐसे हैं, इनमें इसमें अगर कार्बन रहेगा तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, हीट जनरेट नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, वीक बेल्ट जॉइंट बनेगा। और उसका कंट्रोल पॉइंट वही है कि जब ड्रेसिंग के बाद में कैमरा के सामने जाता है और कैमरा कह देता है कि हाँ बढ़िया क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। और हमने जब उसको करके देखा तो इवन अगर मैं साइड में 50% पार्ट भी कर रहा हूँ तो उसको ओके करना। अनदर इशू दैट यू आइडेंटिफाइड कि मैंने आपको वेल्डिंग का एग्जांपल दिया था ना, प्रोसेस मैपिंग करके तो पकड़ा है वो लाइन पे जाके, खुद ही एक लाइन पे सबसे ज्यादा डिफेक्ट बन रहा है, मशीन भी नहीं है, औरों पे नहीं बन रहा है, कैपेबिलिटी पुअर है, लेकिन उसका जो पैरामीटर है वो उन मशीन से मैच ही नहीं हो रहा, अलग ही सेटिंग है उसकी। सो वी आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या तुम्हारे इन मशीन के जो पैरामीटर है ये अलग कैसे सेट करे तुम, जबकि प्रोडक्ट सेम है, वेल्डिंग पेनिट्रेशन रिक्वायरमेंट सेम है, मशीन मेक सेम है, पैनल सेम है, व्हाई इट इज डिफरेंट पैरामीटर? और हम क्वेश्चन नहीं करते, रिजेक्शन तुम्हारे सबसे ज्यादा यहाँ बन रहा है और पैरामीटर मैच नहीं हो रहे, हमने क्वेश्चन कर दिया होगा, चेक करना पड़ेगा। मैं चेक नहीं, नॉन कंफर्म। अब क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट था तो उसका एनालिसिस भी हमें करना था, डीपी भी हमें करना था, सब कर करके फाइनली प्रूव कर दिया भाई गलत है, जबकि करेक्टिव एक्शन उन लोगों को लेना होता है। आप बस यहाँ ऑडिटर हो क्योंकि आप इतना कह के छोड़ सकते। ये किसका काम? प्रोसेस ऑडिट का। टैग वेल्डिंग करते हैं, 8 जगह टैग वेल्डिंग करते हैं, उसके बाद फिर 360 डिग्री वेल्डिंग। ठीक है ना? क्या पर्पस है टैग वेल्डिंग का? पार्ट बस होल्ड हो जाए, हिले ना, यूनिफॉर्मिटी रहे। मगर 4 कर लो, क्या टाइम वेस्ट करो, सोचने लगे अगर बात तो सही, 4 भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तुम्हारा सारा दिन भागा दौड़ी ये करने से तुम्हारा आधा तो क्वालिटी की प्रॉब्लम होता है, टाइम बचाना। कहीं होता है ना हेस्ट की वजह से, साइकिल टाइम, बॉटलनेक। अच्छा वो प्रोसेस बॉटलनेक है, जो प्रोसेस तुम्हारा बॉटलनेक है, क्या 8 तुम टक टक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? प्रॉपर टैगिंग हो, दिस इज सिंपल पार्ट। आपको 8 करने, 8 कैसे डिसाइड की? आई एम क्वेश्चनिंग। जिसने आर्ट डिसाइड किया तो बताओ ना, दो शो मी दैट लॉजिक। ऑडिटर हूं मैं, शो मी क्या लॉजिक। 6 पे किया था, क्या रिजल्ट आया 8 पे, बताओ। कहीं से डिस्टर्ब हो रहा था क्या पार्ट? हाँ डिस्टर्ब हो रहा था। ऑप्टिमम वैल्यू क्या है? हाँ था वैलिडेशन मेथड्स, इसलिए होल्ड करो, भी आ रहे हैं सर मेथड्स पे आ रहे हैं। हाउ थोड़ी ना डिस्कस कर। अभी मैंने क्वेश्चन कर दिया पैरामीटर को, कैसे प्रूव करेगा? हाउ तो जाना पड़ेगा ना, फिर आएगा वैलिडेशन मेथड, डीओई, कोई तरीका आएगा ना सर। अभी तरीका अलग बात, अभी तो मैं ऑडिटर हूं, मैंने क्वेश्चन उठा दिया, पर्पस ये एनसी रेस का। अब बताओ प्रोडक्ट ऑडिट का आउटकम और प्रोसेस आउटकम का सेम कैसे हो सकता है? लेबल्स अलग नहीं होना चाहिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होना चाहिए, देखने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, इनपुट रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट होना चाहिए। मगर आप टर्टल बना लो सबके, मैं तो ये बोल दिया, सिस्टम ऑडिट का अलग टर्टल बनाओ, प्रोडक्ट ऑडिट का अलग, बोलो इनपुट ये है, आउटपुट ये है, रिजल्ट्स ये। मुद्दे ही खत्म हो जाए, क्यों सर? और लेआउट इंस्पेक्शन को डालो, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इज वन ऑफ द इंस्पेक्शन, सो विल कम टू दैट।
सो ये हो गए 2 ऑडिट्स। ठीक है सर, इनके पर्पस डिफरेंट हो और उनकी रिक्वायरमेंट। इसमें प्रोडक्ट ऑडिट में, प्रोसेस ऑडिट में हमें मतलब जो समझ में आया कि जहाँ पे रिजेक्शंस ज्यादा है या जहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। 100% जीरो डिफेक्ट इज योर टारगेट, और लाइन पे रिजेक्शन जीरो है नहीं। लाइन पे रिजेक्शन जीरो नहीं है, कुछ स्टेशंस होंगे जहाँ पे रिजेक्शन। टारगेट बना लो, इस लाइन का बार-बार प्रोसेस ऑडिट होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करो, रिस्क बेस्ड, जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ 4 बार ऑडिट। यस, सॉरी, अभी हम क्या करते हैं कि सारी लाइन उसमें एक आईटी प्रोसेस रखा है कि पूरी और- प्रोसेस कवर करनी है। अच्छा, everything fine? नहीं, अभी हमने क्या चेंज किया प्रोसेस ऑडिट, एग्जैक्टली यही चीज। एक तो मेथोडोलॉजी चेंज कर दी, अभी जो डिस्कस है ना एग्जैक्टली कि भैया पीएफडी कंट्रोल प्लान पीएफडी और नॉट लिमिटेड टू दिस रिवर्स भी कर सकते हैं, वो काम है ज्यादा है। ओके, ठीक है। तो पीएफएमए में जो चीज है वो आगे चल रही है, और कुछ चीज ऐसी भी होंगी जो नए रिस्क होंगे जो पीएफएमए में नहीं होंगे। कंट्रोल प्लान होंगी बट पीएफएमए में उसका रिस्क नहीं होता। प्लस आप कुछ और ऑब्जर्व करोगे सराउंडिंग्स में या कुछ भी चीज, वो भी इसमें डाल दीजिए। दूसरा फिर हमने ये जो फ्रीक्वेंसी का था उसमें यही किया। अभी पहले क्या रिचुअल था, सबको साल में इतनी बार करेंगे, वो पॉसिबल होता नहीं। हमने क्या किया, नहीं, जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जिसमें इंटरजेक्शन सबसे ज्यादा है, जिसमें कस्टमर कंप्लेंट के चांस है या आई, उनको एक अलग प्रायोरिटी देंगे। उनको लेटर से हम हर 3 महीने में एक बार करेंगे। जो वॉल्यूम कम, बहुत कम है, इश्यूज नहीं है, उनको रिस्क बेस्ड साल में एक बार करेंगे। रिस्क बेस्ड अप्रोच उसमें लगाते हैं। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं सबको सब कुछ करो, सब स्टैंडर्ड कहता है रिस्क बेस्ड करो ना, क्यों सर खाएं? इसको भी 4 बार करो, उसको भी 5 बार करो, इसको भी 5 बार करो, इसको डेली करो। हमने डिसाइड कर लिया हम भाई अपनी सिचुएशन देखेंगे, जहाँ ज्यादा रिस्क होगा वहाँ ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, कम रिस्क होगा साल में एक बार कर लेंगे। तो जैसे हमारी लाइन है वो पूरी एक असेंबली लाइन है 50-60 स्टेशन की, उसमें हम स्टेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क केस। वो आप ना जैसे चेकलिस्ट का customer- डूइंग का पार्ट बना सकते। जैसे मैंने बोला ना, अब मैं कितना कर, मैं सारे स्टेशन नहीं कर, तो मैं कहूंगा ये क्रिटिकल स्टेशन है, इसको जरूर मॉनिटर करना है। नॉन क्रिटिकल को हम एक उनको साल जनरल में एक बार कर लेंगे, लेकिन ये स्टेशंस को हम लोग रिव्यू करेंगे। और मेन ये देखेंगे, एक प्रोसीजर बनाओ कि हम जो रिजेक्शन है वो किसी भी स्टेशन से अगर लिंक होगा तो हम जरूर ऑडिट करेंगे, कोरिलेटेड होना चाहिए। इसमें 2 चीजें हमने ये एक्चुअली मैंने सिस्टम किया था रिवाइव, इसमें जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, इसको 2 तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एक तो जो प्लान है वो प्लान ऐसे नहीं है कि एक असेंबली लाइन है तो एक असेंबली लाइन का पूरा ऑडिट करना है। उसको क्या किया, टुकड़ों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने वेल्डिंग का प्रोसेस है तो हमने उसको प्रोसेस वाइज तोड़ दिया कि भैया एक सेल को एक ही दिन में करना है, आपको छोड़ दो, बाकी आगे 20, 30, 40 ऑपरेशन से नहीं, आपको सिर्फ ओपी। अब इस सेल का जो आउटपुट आ रहा है, हाँ, उसमें कोई डिफेक्ट है उसको मैप करो। यस, सेल वाइज भी डिफेक्ट्स हैं। जैसे वहां 3 रोबो सेल थे, एक में मिक्सर बन रहा था, में टीपीएम या डीओसी। मिक्सर सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, तो वहां पे हमने, अच्छा मिक्सर का प्रॉब्लम अगर आगे मिल रहा है तो उसका डिफेक्ट नोट करके तब भी हम इस सेल का ऑडिट करते हैं। डिटेक्शन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसकी चिंता हो, रिजल्ट कहीं भी ना आ सकता। 4 स्टेशन बाद इमीडिएटली विद इन द सेम स्टेशन। और उसमें ये फायदा ये रहेगा कि आप एक कंसाइज ऑडिट कर सकते हो। करेक्ट, और इसका Ritual नहीं होगा। पर्पस बेस्ड हो जाएगा Purpose based। और रिजल्ट आएगा। और दूसरा, अच्छा, इंडिकेटर बना सकते भाई कितने एनसी हैं, जो एफएमई कितनी बार चेंज हुआ, ये कितनी बार हुआ, Yes। डिफेक्ट कितना रिड्यूस हुआ ड्यू टू नॉन कंफर्मेंस करेक्टिव एक्शन, पीपीएम कितना कम हुआ। अब इंडिकेटर्स बनाओ, क्या दिक्कत है, केपीआई बनाओ। वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने ये मैप किया एफएमई कितनी बार चेंज किया है, तो तीनों प्लांट का डेटा निकल के आया कि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिसमें कि पिछले 5 साल से कोई चेंज ही नहीं हुआ एफएमई में। मतलब मैक्सिमम जो है मिनिमम मैक्सिमम 5 साल का था, मिनिमम नहीं, सिस्टम ऑडिट में दिखाया, रिव्यू किया था, चेंज करने की जरूरत नहीं। रिव्यू आएगा सर कि हाँ, मैंने ये है, लास्ट वो रिव्यू किया था, उसमें रिव्यू M1 कर ये थी, दोनों उसमें में मिला उसमें। प्रोसेस में जब आपने ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आपके रिजेक्शंस हैं, सब कुछ है, और प्रोसेस एफएमई में कोई चीज नहीं है आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, सो इन दोनों में फर्क हो गया। फिर आता है लेआउट इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन ही बोल सकते हैं, लेआउट ऑडिट भी बोल सकते हैं, बट आई थिंक क्या टर्म क्या है, लेआउट इंस्पेक्शन बोल रहे थे, इट्स इंस्पेक्शन। पहले तो ऑडिट इज सिंपल इंस्पेक्शन, वेरीफाई एज पर ब्लूप्रिंट, डायमेंशनल वेरिफिकेशन, ये पर ये प्रोडक्ट बन रहा है, सही बनना चाहिए, बॉन्डेड, वो वाला अब खत्म हो गया। ये है अब वो जो आप बोल रहे थे भाई डायमेंशन के हिसाब से क्या चल रहा है, ब्लूप्रिंट एग्रीमेंट्स, चाइल्ड पार्ट और वो जो आपके हैं ब्लूप्रिंट एग्रीमेंट में भी कई तरह की टेस्टिंग वगैरह लिख देते हैं, तो हाँ वो आप करनी पड़ेगी क्योंकि टेस्टिंग कंपोनेंट, हाँ ब्लूप्रिंट का एक होता है ना प्रोडक्ट के जो टेस्टिंग है, कंपोनेंट लेवल की बात है, बट ये ब्लूप्रिंट तो कंपोनेंट लेवल पे बात करते हैं, सप्लायर पार्ट्स। अब आते हैं ब्लूप्रिंट डायमेंशंस को क्यों 100% चेक करा रहे हैं। सर ब्लूप्रिंट हमारा जैसे मान लो कंप्रेसर का है तो कंप्रेसर में लेआउट होएगा, क्या चीज, जैसे कंप्रेसर कंप्लीट असेंबली होगी तो उसका भी एज पर ड्राइंग चेक कस्टमर होगा। करेगा। नहीं हमारे लेआउट प्लान में नहीं होएगा, एफजी का पार्ट से कंप्लीट डायमेंशनल जो चेक है वो हमारा एफजी का भी तो होगा सर हमारे फाइनल प्रोडक्ट का लेआउट बात कर रहे हो। फाइनल प्रोडक्ट लेआउट, फाइनल प्रोडक्ट लेआउट कर लिया ना, प्रोडक्ट ऑडिट में प्रोडक्ट में क्या है, 4 फिटमेंट डायमेंशन है, 5 वो है, खत्म है। अंदर क्या पार्ट गया वो था ना आपका, खोल के हम एक एक चाइल्ड पार्ट देखेंगे, वो था ना आपका सिस्टम। नहीं उसमें भी सर 2 पॉइंट रहेंगे, जैसे मान लो ना कंप्रेसर में जो फिटमेंट से रिलेटेड डायमेंशंस है ले ली वो हार्डली 10-15 होंगी, एग्जैक्टली, बट ओवरऑल अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो वो होंगी 100 के आसपास कंप्रेसर की ड्राइंग में। तो हमने प्रोडक्ट में तो 10-15 ही की है, बाकी जो रिमेनिंग 85 डायमेंशंस हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लियर तो वो प्रोडक्ट ऑडिट में कवर थोड़ी नहीं करना है, वो लेआउट में करेंगे फिर। अब लेआउट की बात करते हैं। लेआउट इज द ब्लूप्रिंट डायमेंशंस, नॉट क्रिटिकल, नॉट डिजायर्ड आउटपुट, ब्लूप्रिंट इज एवरीथिंग। ब्लूप्रिंट ये समझ आ रहा है जो लिखा है, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, नथिंग टू डू विद, not balloon, item balloon, it's just full layout, complete layout, layout मतलब layout, कंप्लीट डायमेंशनल चेक बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। सर वो आ रहा है, मतलब आएगा अपना 2 बजे तक, बट कह रहा है कि लेके आ, लेट तो यही होता है इसके पास, लेके आ रहा है ना, उससे कंफर्म कर लिया मैं कर तो लिया या कोई लाइट सैंडविच वैसे जो है वो मंगाने हो तो वो मंगा लेते हैं। नहीं अगर कंफर्म्ड है तो ठीक है। कंफर्म जैसे मैंने रिकन्फर्म किया, बोला तो ठीक है, डन डन, 4 वही मांगे ना बर्गर। ओके। अब ये हाउ पे बाद में जाता है, ये करवा क्यों, मतलब व्हाई शुड इट बी दैट? जब प्रोडक्ट सही काम कर रहा है, प्रोसेस में रिजेक्शंस नहीं आएंगी, तो ये काम क्यों कर रहा है कि सारी डायमेंशन नापो बैठ, ये भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट लेआउट है। रिवैल्यूएशन ये नहीं तो वैलिडेशन क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन कर रहे हो, सर अभी टेस्टिंग नहीं कर रहे ना इसमें, जो ब्लूप्रिंट में भी कुछ डायमेंशन है, सीधा लेआउट इंस्पेक्शन नहीं, उसमें ब्लूप्रिंट में से टेस्टिंग्स भी लिखी होती है, करनी है ना, वो टेस्टिंग्स करनी है, खाली करनी है। डायमेंशन चेक तक रहना है सर। करनी है। वी कम टू दैट ब्लूप्रिंट डायमेंशन का मतलब क्या, बट अभी पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्यों करा रहे, इसका भी कोई डिलीवरेबल्स होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई पर्पस क्या हो। एक जो पर्पस समझ में आता है लेआउट का, वो ये कि हम रूटीन टाइम में, ड्यूरेशन में हम चुनिंदा चीजों को चेक करते हैं, सही, बट कुछ ऐसे डायमेंशंस भी हो सकती हैं जो हमारे डेली रडार में नहीं है, बिल्कुल ठीक बट दोस कैन बी एन इम्पैक्टफुल। तो हम कुछ पोर्शन हम डेली उस पे कर लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनका क्या स्टेटस चल रहा है वो हम चेक करते हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्रिटिकल डायमेंशन कवर कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम हो। और टेस्टिंग में प्रोडक्ट ऑडिट में Product audit में लिया, check लोग ही करते फील हैं। नहीं करेगा अगर कोई डायमेंशन का देख वो और टेस्ट भी करा रहे हैं सारे, और क्रिटिकल डायमेंशन चेक कर रखे हैं, वो डायमेंशन ही हैं ब्लूप्रिंट। कई बार जिन चीजों को हमने क्रिटिकल माना हुआ है उनके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे निकल के आ जाते हैं जो कि फेलियर्स में रिस्पांसिबल हो जाते हैं। This is one aspect. Good. This is one point. ये कह रहे हैं एक बार सारा चेक करना जरूरी है to really find out क्या कोई और तो लॉजिक नहीं है। वैसे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है, we are arriving to that point.
सर एमपीसी वगैरह से MTC मटेरियल टेस्ट से मैं टेस्ट भी ब्लूप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगा, टेस्ट ग्रेड टेस्ट कर लूंगा ना, बट अभी पहले डायमेंशन लेवल पे आते हैं, ब्लूप्रिंट डायमेंशंस। टेस्टिंग तो ठीक है, वो करवा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी क्लियर है, 6 महीने करेंगे, वो डेली नहीं करेंगे, कभी 6 महीने। What could be the logic? कस्टमर को पकड़ लेते हैं, कस्टमर अपने यार को बिना पकड़ लेते हैं। क्योंकि ये लोगों को विजुअलाइज करना बड़ा हो जाता है कि यार हम करके सारा दिन बैठे, फिर डायमेंशन ना पे सारे हो गया ना, अप्रूवल मिल गया, ये मिल गया, लाइन जा रही है, क्रिटिकल डायमेंशन चेक करके भेज रहे हैं इन एग्रीमेंट के सर, कंप्लेन को यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सर तब उसी लॉस फंक्शन से तो कुछ लिंक नहीं है कि कोई डायमेंशन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप ठीक है, आप क्योंकि आपको ये सारी बात पता है तो थोड़ा आप कुछ कह सकते हो, लेकिन जनरली कोई डिस्कशन नहीं हो रहा सर। आप हैरान होगे, जो कई ऐसी डायमेंशंस हैं टूल ओरिएंटेड, मोल्डिंग की है, ब्लैंकिंग टूल्स है, ये है जिसमें टूल की जो बिहेवियर्स हैं, वेयर आउट बिहेवियर, वो सब वो जरूरी नहीं क्रिटिकल डायमेंशन से होगी। जब कोई चीज वेरी होगी तो दूसरी डायमेंशन भी वेरी होंगी एसोसिएटेड, वो क्रिटिकल डायमेंशन का पार्ट नहीं है, वो टूल बिहेवियर, प्रोसेस बिहेवियर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आ सकता है आज नहीं। तभी आपने देखा बहुत अच्छा चलते थे सर, एक ना कैविटी वियर आउट हो गई थी ज्यादा थे, बाद में पता चला सारी कैविटी कोई चेक नहीं करता, ना टूल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है डेली बेसिस। अगर ऐसे लॉन्ग टर्म कुछ इम्पैक्ट आएंगे उसको चेक करने का तो मेथड ही नहीं हमारे पास। कौन सा मेथड है आप मुझे बताओ, एक भी मेथड? टूल वेयर आउट हो रहा है, तेज हो रहा है, वेयर आउट तो होना, फास्टर वेयर आउट हो रहा है। कुछ ऐसी डायमेंशन होंगी ना टूल में जो वेयर आउट को ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेंगी देन द क्रिटिकल डायमेंशन। क्यों सर? बट क्योंकि वो ज्यादा वेयर आउट हो रही है और उनका कोई लिंक नहीं है, इसलिए आप सुना आप नहीं रहे। बट मेरे लिए तो वो अच्छा इंडिकेटर हो सकता है टूल बिहेवियर के लिए, या टूल लाइफ कम हो रही है। एक कैविटी ज्यादा वेयर आउट हो सकती है, ये टूल का बिहेवियर चेंज हो रहा है, टूलिंग हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, किसी भी कारण से एलिमेंट का हो सकता है। और आप बताओ, आप उसके प्रोसेस में जा जाके तो देख नहीं सकते। एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक आउटकम इसका ये हो सकता है सर कि जो लेआउट में डायमेंशन निकल गया है, हो सके हम उन्हें डेली में फिर कुछ एक को लेके आए जो ज्यादा वेयर आउट हो। नहीं, मैं डेली पे लेके नहीं आऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाई इट इज हैपनिंग, मैं प्रोएक्टिव एक्शन कुछ ले सकता हूँ। क्या टूल की मेरे को रिपोर्ट दे दो, टूल डायमेंशन रिपोर्ट दे दो, मुझे कोई टूल ऑफ सैंपल दोबारा भेजो, मैं उनको चेक करूंगा, कुछ एक्शंस निकल के आ सकते हैं। ये कैविटी बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आज नहीं है, 6 महीने बाद एक आदमी कहेगा सर ये सप्लायर से फाल्ट आया था, कैविटी में 16 प्रॉब्लम हो गई, कस्टमर चला गया, रिजेक्शन बन गया है, लाइन रुक गई। और ये एक दिन का सर, जो एक दिन के फिनोमिना नहीं है, धीरे धीरे होते जाएंगे और आपको तो पता चलेगा लास्ट में उनको कैसे वेरीफाई। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये डेली वाले फिनोमिना है, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ये आप जब तक सारे पैरामीटर्स नहीं देखोगे ना, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई एक पैरामीटर से नहीं हो सकती। गर्मी ज्यादा पड़ने लग गई तो क्या हो गया, इससे थोड़ी ना होता है 51-2 चला गया, उससे नहीं। सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे कि गर्मी भी देखना पड़ेगा, ग्लेशियर भी देखना पड़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट, मतलब जो 100% पैरामीटर देखोगे तब किसी कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि कुछ वेरिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइसोलेटेड 4 पैरामीटर देख के कोई कंक्लूजन भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, लोग पता क्या है, लेआउट को किस लिए यूज करते हैं, फंस जाते हैं। वो इस पर्पज से यूज नहीं कर रहे हैं कि कोई हम इंट्यूटिवली प्रिडिक्ट करें कि यार प्रोसेस टूलिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो पता क्या कर रहे हैं, ड्राइंग में ये थी, आज चेक करिए ये नहीं है, डेविएशन फाइल कर लेते, कोई साइड डायमेंशन तो मैच होनी नहीं है, ये फंस गए बेचारे लेआउट। सो ये इन्होंने एक रिपोर्ट बना रखी होती, सर हम क्या करें, लेआउट में ना 40 तो मैच नहीं कर रहे, तो इसका हम ना डेविएशन एक, अच्छा सबकी डेविएशन रिपोर्ट बनानी पड़ती, तो हम ना एक मास डेविएशन रिपोर्ट बना सकते हैं। एक क्यों लिख देंगे, सारे ऐसे पैरामीटर। ये पूछ रहे हैं मुझसे,
मगर ये देखो कन्वीनियंस है, आपको 4 में 1 डालना है, 1 में 50 डालना है, बट ये हो क्या रहा है, करना क्या है ये तो वही होगा, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ खुद ही फंस गया सर। अगर सारे डायमेंशन आप होंगे मैच हो जाएंगे क्या? जब टूल बना हुआ तभी भी मैच नहीं होंगी, छोड़ दो आप सारी बात। बाकी तो इसलिए होती है कि नहीं वो कह रहे हैं ऑडिटर आके पूछ लेता है कि ये डायमेंशन तुम्हारा इसमें क्या किया तुमने, ये तो रिजेक्शन है, ये है वो है, सब 50 डेविएशन दिखा देते तो फिर हम उसको डेविएशन फिर मैं कहा फिर तो वो तुमसे पूछेगा इतनी डेविएशन हुई तो तुमने क्या एक्शन लिया, ऑडिटर ये भी पूछेगा। कह रहे सर आप यही पूछ रहे हैं, अब उसका क्या देना है? कह रहा और इनको हम चेंज नहीं कर सकते, नया टूल नहीं बनेगा, चेंज टूल बनेगा, टूल बनेगा। अच्छा ऑडिटर के एनसी क्लोज कराने के लिए 25 लाख रुपए खर्च करूंगा, पूछ रहे हैं मुझसे। मैं कहता ऑडिटर को बोलो ना आप ये बात, हाँ मुझे तो बोल रहे हो, ऑडिटर क्यों नहीं बोलते? क्या सर वो सुनते ही नहीं। मेरे को इसलिए नहीं सुनता कि तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ लिया। क्या सर हम इसलिए कर ही नहीं रहे ब्लूप्रिंट डायमेंशन, हम ये देख रहे हैं यार टूल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये चेंजेस मुझे इंपैक्ट करेंगे लॉन्ग रन में, ये एनालिसिस है आपके पास? वो कह रहा है सर ये तो वैलिड पॉइंट है। मैं कहा वो एनालिसिस ही जब आप नहीं कर रहे, आप डिवीजन की रिपोर्ट फाइल कर दो के साथ, यही है ना आपका फाइनल आउटकम, तो क्या पर्पस है फिर लेआउट इंस्पेक्शन? फिर ये तो फिर फंसने वाली बात हुई। लेआउट इंस्पेक्शन करोगे कुछ पार्ट मैच नहीं होंगे डायमेंशन, उनके डिवीजन फाइल करोगे, फिर ऑडिटर पूछेगा फिर डिवीजन का एक्शन पॉइंट दिखाओ, तो ये लेआउट का ये आउटकम है अल्टीमेट, बस अकॉर्डिंग टू दैट। लेआउट में इनकी अलग कोई गुना नहीं है। आप ना सारे ब्लड पैरामीटर चेक करा लो, आप होता है ना 1000 रुपए में 400 पैरामीटर, 20 तो खराब निकाल ही देंगे। 100 रुपए में हो गए। 100 रुपए हो गया। चलो अच्छा हो, ये भी है, अच्छा लेटेस्ट है। अभी जो थोड़ा सा मुद्दा चेंज कर देता हूँ, जितनी जो ये पैथ लैब थी ना, ये सबके वाव नीचे गिर गया। Because there is a new technology coming, which is 1mg टाटा मोटर, टाटा ग्रुप जो है, हाँ टाटा 1mg ने करा है, वो 100 रुपीज में आपका और फुल सैंपल आपको दे देंगे फटाफट, और फास्ट भी बहुत है। ऐसा किस्म ले लिया ठंडा रूम में कर लेंगे। अच्छा इसमें जो अब जैसे ये न्यूज आई, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सब जो है मेरी तो अब ये लेते हैं 700 500 900 1000 रुपए, 499 वगैरह के 100 रुपए, और वहीं जाओ वहीं लैब बना के केमिस्ट्री के केमिस्ट के उसमें घर पे भी नहीं, आप दवाई खरीदने का वहीं टेस्ट दो, वहीं पे अगले दिन रिपोर्ट आ वैन है, मोबिलिटी वैन। कमिंग टू द टॉपिक, दो चीजें और सर इसमें लेआउट इंस्पेक्शन। एक तो कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रक्टिव कट करके ही चेक हो सकती है, तो वो वेरीफाई हो जाती है, और समटाइम्स हाँ ये भी है, कुछ चीजें हम चेक ही नहीं कर पाते। चेक ही नहीं कर पाते। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट और ले लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज आप रेगुलर में चेक नहीं कर सकते वो लेआउट में होगी, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा एक और जो अंदर पार्ट, जो अंदर कुछ ऐसे सब असेंबलीज डायमेंशंस है जो फाइनल पे कभी चेक नहीं हो सकती प्रोडक्ट ऑडिट में, वो भी इसमें चेक करें। लेआउट में कैसे आपने अपनी को ड्राइंग बना रखी होंगी ना, सब असेंबली का वो है। सब असेंबलीज की ड्राइंग नहीं, वो तो आपका काम है ना, वो उनका काम है ना प्रोडक्ट ऑडिट का। नहीं अपने कंप्रेसर की ये कुछ होगा ना सब असेंबली में, चलो सब असेंबली का कुछ आउटपुट आता होगा, उसको नापने के लिए कुछ होगा ना, जो जिसका फाइनल ड्राइंग से कोई मतलब आप देखो क्या है। इन मशीनिंग में हो गया, एक मशीन का आउटपुट गया, उसमें कुछ निकल के आया, अगले में गया कुछ आ गया, ऐसे 7 स्टेप पे बना। बेंडिंग में हो गया, मैं सप्लायर की बात कर रहा हूँ, उसने तो फाइनल पे दे रखा एंड ऑफ द लाइन में कोई ये पैरामीटर चाहिए। अब मैं देखो हमने एक कंपोनेंट पकड़ा है, उसमें 4-5 पैरामीटर है फाइनल पे, बेंडिंग का अलग है, बेंडिंग 1 का अलग है, ब्लैंकिंग का अलग है, उसका अलग है, सारे स्टेशंस का अलग है। अब कौन सा टूल वेयर और रोटर मुझे क्या पता, ये तो लेआउट वाला बताएगा आदमी। क्यों सर, फाइनल वाला कैसे बता देगा? फाइनल में आया कि ये डायमेंशन ऐसे था, कुछ पता नहीं, मतलब पार्ट ऐसे करके ये ऐसे आता है पार्ट कुछ, और यहाँ पे कुछ डायमेंशन इससे मैच, ये फाइनल में ठीक है। अब वो फॉल बेंडिंग की वजह से है, कौन सा टूल ये कौन बताएगा?
थोड़े बता हैं? पाएंगे एक्सपेंडिंग ब्लैंकिंग की कुछ कटी है, छोटी कटी है, क्या हुआ? ये तो ब्लूप्रिंट डायमेंशन अंदर होगा तब पता चलेगा जो आपकी बहुत ब्रेकअप लेवल। मैं इसे एक एग्जांपल देता हूं, बड़े आराम से समझ में आएगा। जैसे कोई शाफ्ट है, उसके ऊपर थ्रेड रोलिंग थ्रेड होगी, बट ब्लूप्रिंट में उसका प्री रोल डायमीटर भी दिया होता है। एग्जैक्टली। अब आप वो कर नहीं सकते, आप तो लेआउट में कर लोगे, आप उससे सैंपल मांगो प्री रोल के। जैसे ही कई सारे और एग्जांपल्स हैं ऐसे उसमें जो प्रोसेस जो है विद इन पार्ट भी जो है ओवरलैप प्रोसेस कर जाता है, बट वो उस पहले वाले प्रोसेस से आपको चेक करना होना चाहिए जो आप नहीं कर सकते, बट लेआउट में आप उसको डिमांड। सो आप लेआउट में तो ये निकाल सकते हो कि ये वाले डायमेंशन जो मैं रेगुलर नहीं होते ये इसमें मेरे चेक हो जाएंगे, विच इज इंपॉर्टेंट क्रिटिकल। ये वाले डायमेंशन आप ना टोटल लिस्ट में बताओ उनका पर्पस क्या है। ये डायमेंशन मैं यूज करूंगा फॉर वेरीफाइंग दिस, ये डायमेंशन यूज करूंगा फॉर नोइंग द टूल बिहेवियर, ये वेरीफाई करूंगा जो डिस्ट्रक्टिव के कारण है। ऐसे करके आप पर्पस करो कि ये मेरी 4-5 कैटेगरी ऑफ एनालिसिस होगी। उस एनालिसिस जो रिजल्ट आएगा वो मेरा लेआउट का आउटकम, और फिर मैं कुछ डिमांड करूंगा कि आप टूल वेयर आउट बढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें। ये थोड़ी ना डायमेंशन आउट चलेगी तो आप मेरे को डेविएशन दो, बट टूल वेयर आउट का कूलिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तुम्हारा सेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेंटेनेंस का प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारा टूल मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं कर, स्टोरेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये थोड़ी टूल नया बनाऊंगा 25 लाख का, ऐसे तो हो गया सर। ऐसे कौन कर सकता है लेआउट? अगर मैं लेआउट इस पर्पस से यूज कर रहा हूं कि कोई भी डायमेंशन आउट से स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डेविएशन फाइल करो और डेविएशन के लिए भी नया टूल बनवाओ। मुझे एक भी एग्जांपल दे दो कौन सी कंपनी कर सकती है। मैंने उससे पूछा आप बताओ, और वो QMS ऑडिटर आ रहा जो बाहर से, उससे भी कहना हमें बता दो ऐसे कौन सी बहुत सारी कंपनी जो ऐसा कर। हाँ एक काम हो सकता है, टूल बहुत अगर वेयर आउट लेवल पे पहुंच गया है 10 लाख शॉट, 7 लाख में ही आपको लगा कि तो सारी डायमेंशन हिलनी शुरू हो गई, तो आप अर्ली टूल की रिक्वेस्ट भेज, वो बात समझ, बिकॉज एंड ऑफ द लाइफ में पहुंच गए। इट इज अ मैटर ऑफ 1 और 2 लाख शॉट। अब 2 लाख में मैं अपना पूरा यहाँ हंगामा हो जाएगा, मैं तो लाइन पे, तो क्या मैं अर्ली टूल रिक्वेस्ट नहीं करवा सकता? ये चलो कुछ एक्शन हो, पर अभी 50% की लाइफ कंज्यूम नहीं हुई है, तुम्हारे कुछ डायमेंशन बाहर चले गए हैं, 25 लाख का टूल दोबारा बनाने लगे, तो कोई भी आई थिंक मैनेजमेंट विल आल्सो नॉट एग्री टू डील दिस। और आप ये कहोगे क्योंकि ये लेआउट इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट है इस वजह से हम कर, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल मैनेजमेंट जो टूल लाइफ ओवर हो जाती है तभी उसको रिक्वायरमेंट उससे फिर करना क्या इन केसों में? क्या ठीक है तो करा ही सकते हो, दुनिया सबको टारगेट किए नहीं। हो सकता है टूल मॉडिफिकेशन करेक्ट ना हो रहा कुछ किस सर। ये जो बीच बीच में इनकी थोड़ी ना रिपोर्ट आती है, टूल इंस्पेक्शन, टूल मॉडिफिकेशन, टूल एरिया, प्रोसेस बिहेवियर की आपके पास रिपोर्ट नहीं आती। आपको आता है क्रिटिकल डायमेंशन का PDI चेक। अच्छा बताओ, सप्लायर PDI चेक में 6 डायमेंशन, उसके क्या प्रोसेस बिहेवियर पता चलेगा? आप रियली वो भी नकली लिखता है। काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो टूल में माइनर करेक्शंस करके हो जाती हैं, डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल शीट मेटल है, शीट मेटल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप टूल में करेक्शन कर सकते हो विदाउट टोटल करेक्ट, हाँ ये भी है। तो आप ना पहले एक्शन निकालो, व्हाट इज प्रैक्टिकली कैन बी डन। क्या मैं टूल मेंटेनेंस की तरफ जाऊं, क्या मैं टूल करेक्शन की तरफ जाऊं, क्या मैं न्यू टूल रिक्वेस्ट की तरफ जाऊं, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ पे आगे इतने शॉट्स निकल चुके हैं। ये सारे डिसीजन होने चाहिए। अगर आप सारी डायमेंशन नोट कर रहे हो, लेआउट कर रहे हो, इसमें ओवरव्यू पूरा देख रहे हो, फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये कैसे 4 डायमेंशन आपने कैसे कंक्लूजन पहुंच गया। सारा देखा है, एक एक डायमेंशन नापा, तो उससे ज्यादा क्या कर सकते। अब मुझे एक कंपनी ने बोला जो मैं हैरान हुई, ये भी एक रिक्वायरमेंट, वो कह रहा है सर ये तो हम कर ही रहे हैं, फिर सप्लायर के जो पार्ट है उनके साथ भी हम कर रहे हैं। सप्लायर सारे पार्ट पे लेआउट इंस्पेक्शन करें, अपने इंटरनल जो ड्राइंग्स उस पे लेआउट इंस्पेक्शन, और हमारे पे 1000 पार्ट है सप्लायर, तो हम प्लान बनाएंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम तो नकली दिखाना पड़ता है जी। अभी एक नई रिक्वायरमेंट ये उसे गेनो पर है ये हमारे साथ सभी और 1000 से कम है नहीं। 1000 होंगे 1000 में जो डायमेंशन है सारी नापने वाली, मॉडल वाइज मॉडल वाइज, पार्ट वाइज, वेरिएंट वाइज,
ठीक है, कुछ कॉमन पार्ट होंगे, एक एक पार्ट में मिनिमम 200 डायमेंशन। 200 डायमेंशन कम। तो कह रहे सर आप ही बता दो कि होगा, फिर हाउ वाला पार्ट आना चाहिए काफी। कह रहे आप रिजल्ट्स क्लियर हो गए तीनों के, बट हाउ में हमें कुछ प्रॉब्लम था, करें कैसे हम ये रिक्वायरमेंट अब क्लियर हो गई। इसमें एक पॉइंट और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कास्टिंग हो रहा है, 2 मिनट का ब्रेक। मशीनिंग हो रहा है, ठीक है, और फिर सप्लाई हो रहा है। एक दिन मर गया ये कास्टिंग मशीन भाई पूछ ले। तो जो कस्टमर 9वीं का फॉर्मूला, मेन में 9वीं का फॉर्मूला लगा हुआ है। नो मिला। I think this is okay now, validation, this all stuff. Like, man. और हम एक मेथड की तरफ जा रहे हैं जो डिजाइन एक्सपेरिमेंट मेथड है, जिससे वैलिडेशन